हाँ तो देखिए, प्रोबेबिलिटी हमारा चैप्टर है अप्लाइड मैथ्स थर्ड में, लास्ट यूनिट पे पहुंच रहे हैं। उसका पहला चैप्टर है प्रायिकता, और आज हम इसमें इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस देखेंगे। और आप लोग इन डेफिनेशंस को बुक से अपनी ढंग से कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लेंगे, नहीं तो मेन चीज़ पे फिर बहुत टाइम लगेगा हमें। तो मैं आज इंट्रो और डेफिनेशंस इसकी बता देता हूँ जल्दी जल्दी, और तब उसके बाद आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास से फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी जो है वो, इसकी स्टार्टिंग जो है वो जो लोग जुआ खेलते थे पहले, या जो चौपड़ खेलते थे, आपने सुना होगा महाभारत वगैरह में, और उस तरह से चौपड़, और इसका भी आविष्कार कह बताते हैं कि भगवान शंकर जी ने किया था, या जो भी है माइथोलॉजी से, उसमें हम नहीं जा रहे ज़्यादा। तो चौपड़ खेला जाता था, या फिर आज के ज़माने में पहले लॉटरी चलती थी एक, अगर हो सकता है लॉटरी पे बैन है, वैसे यूपी में तो बैन है, कहीं कहीं पर ये है आपका कि लॉटरी लीगल है। और आपने जैसे सट्टा, ये क्रिकेट वगैरह के गेम में सट्टे वट्टे लगाते हैं, तो ये सब भी एक तरह से आपके प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो है वो कंसेप्ट होते हैं। तो लॉटरी, चूंकि मैं जानता हूँ जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे यूपी में खेली जाती थी लॉटरी, हमने भी इसको जो है वो थोड़ा एक हद तक ट्राई किया था। तो मैं बता दूं, जैसे लॉटरी जो खेली जाती थी वो अपने लास्ट नंबर के लिए ज़्यादा खेली जाती थी। जैसे मान लिया, सपोज करिए 5 रुपए का अगर हमने टिकट लिया, और 5 रुपए का टिकट लेकर के अगर हम 45 रुपए इसमें इनाम होता था लास्ट लास्ट डिजिट पे, अगर आपकी लास्ट डिजिट मैच कर गई तो आपको 45 रुपीज उस 5 रुपए के मिल जाएंगे। जैसे मान लिया, सपोज करिए नंबर है लॉटरी का 2 3 4 5 7 9, और ऐसे करके लास्ट में 3 आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे, या फिर ऐसे करके लास्ट में कोई नंबर है उसके 2 आ रहा है, या फिर लास्ट में 1 आ रहा है, या लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। तो जब हम लॉटरी खरीदने जाते थे, तो उस केस में दुकान पर लॉटरी के नंबर जैसे ऐसे रखते, एक गड्डी उसमें रखी रहती थी जिसपे लास्ट में 0 वाली, ये एक गड्डी रखी है। एक गड्डी ऐसी होती थी जिसके लास्ट में 1 होता था। एक गड्डी ऐसी होती थी जिसके लास्ट में 2 होता था, 3 होता था, 4 होता था, 5 होता था, इस तरह से। कहने का मतलब है कि अगर आपने मान लिया, सपोज करिए ये टिकट खरीद लिया, ये जिसके लास्ट में 4 है, तो ये टिकट अगर आप 5 रुपए का खरीद लाएं, ठीक है ना, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 5 रुपए का, और अगर शाम को लॉटरी का रिजल्ट निकला, उस लॉटरी के रिजल्ट में क्या होता था कि ये एक नंबर डिक्लेयर किया जाता था कि समथिंग समथिंग समथिंग, और लास्ट में उसके अगर 4 आ गया, ठीक है ना, लास्ट डिजिट अगर मैच कर गई, तो 5 रुपए का टिकट जिसने लिया है, 4 डिजिट लास्ट में है अगर, तो उसे 45 रुपए मिल जाएंगे। वो अगले दिन 5 रुपए लेकर के जाता था उसी दुकान पे, 5 रुपए का वही टिकट लेकर के, कि देखो लास्ट में 4 है, कल वाला टिकट है ये। टिकट पे डेट वेट सब छपी रहती थी, तो ये लेके जाता था वो, और दुकान वाला उसे चुपचाप वो टिकट वापस ले लेता था, 45 रुपए उसे हाथ में पकड़ा देता था। मतलब इजी मनी आप कह सकते हैं, पैसे कमाने का सबसे सस्ता तरीका जो है, सबसे आसान तरीका, सबसे शॉर्टकट तरीका जो है, ये माना जाता था। तो हमने भी इसमें मतलब 2 4 दिन इन्वेस्टमेंट किया था, और कुछ फायदा हुआ और कम नुकसान हुआ। ओवरऑल मिलाकर के मुझे अभी भी याद है 35 रुपए का फायदा हुआ था मुझे, और तीसरे दिन जब कुछ नुकसान हुआ ना, तो फिर मैं हट गया पीछे। फिर मैंने कहा इसमें ज्यादा घुसना ठीक नहीं है। पेपरों में आए दिन खबरें छपती थी कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं इसके चक्कर में, ये है वो है, तो फिर बाद में इसको बैन कर दिया गया। तो इसमें देखिए, अगर हम इसमें सारे नंबर खरीद लें, मान लिया, सपोज करो मैं जाकर के सोचूं कि कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही आएगा, तो मैं सारे टिकट एक एक खरीद लूं, तो देखिए 5 5 रुपए के सब टिकट खरीद लोगे, तो 5 × 5 रुपीज × 10 टिकट खरीद लिए, यानी कि 50 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए। तो 50 रुपए इन्वेस्ट करके अगर आपका एक नंबर कंफर्म निकल भी आया, तो 45 रुपए तो हुए वो। तो इसका मतलब 5 नंबर का नुकसान ही होगा। इसलिए इसलिए आदमी ये सोचता है कि हम सारे टिकट ना खरीदें। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? हाँ, अब नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें यह है कि सारे नंबर खरीद के फायदा नहीं है। अब इसमें लोग अंदाजा लगाते थे फिर कि इसका एक पूरा बाकायदा एक अखबार आता था, उस अखबार में केवल यही लिखा रहता था कि फलाना लॉटरी है, और उस लॉटरी में 1 जनवरी को लास्ट में 0 नंबर आया, 2 जनवरी को लास्ट में 2 नंबर आया, 3 जनवरी को लास्ट में 2 नंबर आया, 4 जनवरी को लास्ट में 3 नंबर आया, 5 जनवरी को लास्ट में 2 नंबर आया, 6 जनवरी को लास्ट में इतना नंबर, इसी बात का वो अखबार रहता था। तो लोग क्या करते थे, इसी को लेकर के इसमें गुणा भाग करते थे कि ये आ रहा है 2 के बाद 2 रिपीट हो रहा है, या 2 के बाद 2 रिपीट होने के बाद फिर 3 रिपीट हो रहा है।
तो इससे वो लोग अपनी कैलकुलेशन लगाया करते थे लोग, और ये अंदाजा लगाते थे कि आज के दिन कौन सा टिकट, कौन सा नंबर जो है वो जीतने वाला है। तो अगर सोचिए कोई ये भविष्यवाणी कर दे कि आज जो है वो 7 नंबर निकलेगा, और मुझे ये किसी तरह से पता लग जाए, मैं अपनी कैलकुलेशन निकालूं कि 7 नंबर निकलने वाला है आज, तो मैं दुकान पर के जाकर के और सीधे 100 रुपए के ये टिकट 7 वाली खरीद लूंगा। तो 100 रुपए में देखिए 5 रुपए का एक टिकट है, तो 100 रुपए में मुझे 20 टिकट मिल जाएंगे। ठीक है ना, 20 टिकट मिल गए मुझे 7, और वही नंबर मान लिया बाई चांस निकल आया, तो मैं अगले दिन जाऊंगा, यही सारे 20 टिकट जो है 7 नंबर वाले दूंगा उसे, और 20 इंटू 45 रुपीज वो मुझे हर टिकट के देगा। तो ये मेरे कितने बन जाएंगे, 900 रुपीज बन जाएंगे। तो 100 रुपए लगा करके मुझे 900 रुपए मिल जाएंगे। ये बिल्कुल एक इजी मनी है, 800 रुपए का तुरंत फायदा बिना कुछ किए। तो इस अखबार को लेकर के लोग कैलकुलेशन बढ़ाया करते थे और एक तरह से प्रायिकता निकाला करते थे, प्रोबेबिलिटी निकाला करते थे, अंदाजा निकाला करते थे कि क्या चीज जीतेगा वो। और जिसके सारे डिजिट मैच कर जाते थे उसके ऊपर लॉटरी पे लिखा रहता था फर्स्ट प्राइज 50 लाख रुपए या सेकंड प्राइज 30 लाख। तो जिसके सारे डिजिट मिल जाते थे उसको उसी टिकट की वैल्यू सीधे 50 लाख रुपए मिल जाती थी। तो वो नंबर तो खैर बिल्कुल रेयर है, वो तो पूरे उसमें पूरे लॉटरी सिस्टम में एक ही निकलेगा, हर रोज एक निकलता था जरूर। तो दुकान वाले कहां से कमाते थे, दुकान वाले जो है वो बाकी नंबरों से कमाते थे। देखिए नंबर तो एक ही जीतेगा ना, तो बाकी लोगों ने जो खरीदे होंगे टिकट उनके वेस्ट चले जाएंगे। मान लिया मैंने 7 नंबर का खरीद लिया टिकट और 7 में निकल आया 3 नंबर, तो मैंने जो 5 रुपए लगाए बेकार मेरे। ये समझ लीजिए, टिकट जो है 5 रुपए का होता था 45 मिलते थे, 100 रुपए का होता था टिकट तो उस पर 450 रुपए या 400 रुपए कुछ ऐसे मिलते थे। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा आप रिस्क ले सकें, उस हिसाब से ये चीजें करी जाती थी। तो प्रायिकता जो है वो सीधी सीधी बात है, अंदाजा लगाते हैं। आज भी देखिए जो क्रिकेट मैच होते हैं उसमें स्टार्टिंग में कहा जाता है कौन फील्डिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, ठीक है ना, तो ये या कौन बैटिंग करेगा। तो इसके लिए भी किसका सहारा लेते हैं हम, इसके लिए भी कॉइन का सहारा लेते हैं। एक सिक्का उछालते हैं और हेड टेल के हिसाब से हम बताते हैं कि क्या चीज आने वाली है, और उसका अंदाजा लगा करके ही जो है वो आदमी फिर डिसाइड कर पाता है कि कौन बैटिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा पहले। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है वो एक बहुत ज़्यादा वास्ट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत पुराने ज़माने से है। चौपड़ या चौसर वगैरह जो भी खेला जाता था उसमें भी प्रिडिक्शन होता था कि हाँ भाई इतने नंबर आएंगे या इतने आए कि नहीं आए। लूडो आप खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, उसमें 6 आए तो आपकी गोटी खुल जाएगी या नहीं खुलेगी। ये सब चीज़ें भी एक तरह से प्रायिकता है। तो हम इस टॉपिक को फिर स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली, मतलब इंट्रोडक्शन तो इसका हो गया, अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। चलिए तो हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहली है यादृच्छिक प्रयोग। ये डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए यादृच्छिक प्रयोग का मतलब होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज को करें, किसी प्रयोग को करें, कोई एक्सपेरिमेंट हम ऐसा करें कि जिसमें जितने उसके आउटकम्स हैं सारे इक्वली आ सकें। जैसे मान लिया सपोज करिए मैंने एक सिक्का लिया और एक सिक्के के एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ से टेल दिख रहा है मुझे, तो अगर मैं इसको उछालता हूं तो दो जो भी आए, मतलब दोनों के लिए सेम पॉसिबिलिटी है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक का मतलब होता है यदि इच्छा, यदि इच्छा का मतलब होता है जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना, यानी कि जो मर्जी आ जाए, इसके लिए कोई वो नहीं है। मान लिया सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सिक्के को मैं एक तरफ से थोड़ा भारी कर देता हूं, ठीक है ना, हेड वाला हिस्सा थोड़ा सा मैंने पतला बनाया और टेल वाले की तरफ मैंने थोड़ा वैक्स लगा दिया या थोड़ा सा मैंने कुछ और लगा दिया, तो अब टेल वाले की तरफ वो भारी हो जाएगा। तो अब जब मैं उछालूंगा तो उस केस में ज्यादा चांसेस होंगे कि सिक्का जो है वो टेल की तरफ जो है वो वेट लेकर के और उस हिसाब से टेल का हिस्सा नीचे गिरे और हेड ऊपर आए। तो उस केस में टेल आने लगेगा बार बार, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट फिर नहीं रह जाएगा। तो एक वो भी प्रोबेबिलिटी होती है वेटेड प्रोबेबिलिटी, वो खैर बाद में निकाली जाती है। तो उस केस में जो है वो आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है वो वेटेड प्रोबेबिलिटी के केस में आएगा, ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, जिसमें दोनों इवेंट्स जो हैं, दोनों घटनाएं जो हैं वो इक्वली पॉसिबल हों। जैसा आप चाहें, जैसे लूडो है, अब लूडो के केस में पांसा लिया आपने, इस पांसे पे आपके जो है वो सपोज नंबर्स हैं, बिल्कुल फेयर पांसा है ये,
तो इस केस में जो है जब आप उछालोगे तो वो चांस है कि आपके 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए। तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। अब इस पासे को आपने घिस दिया किसी तरफ से या कुछ ऐसा कर दिया या कुछ ऐसा इसमें अंदर से कुछ इसके मैकेनिज्म में छेड़छाड़ कर दी, इसमें एक तरफ कुछ ज़्यादा वेट अंदर से डाल दिया, एक तरफ कम डाला कि बार-बार ये फिर 1 ही आ रहा है ज़्यादातर, तो उस केस में फिर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं रह जाएगा। ठीक है ना? तो हर क्वेश्चन में आपको जब मिले कि यादृच्छ प्रयोग, इसका मतलब आपके पास यादृच्छ ही प्रयोग मिलेंगे। ठीक है ना? ये हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। वेटेड प्रोबेबिलिटी जहां होती है, वहां पे इस तरह की कंडीशंस दी जाती हैं कि यादृच्छ नहीं है प्रयोग, उसमें थोड़ा-सा पार्ट उस पे कुछ इम्बैलेंस कर दिया गया है या कुछ डिसबैलेंस कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट में छेड़छाड़ कर दी गई है। ठीक है ना? तो ये पहली डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट की। एक होता है ट्रायल और एक होता है इवेंट। इन दोनों में मतलब समझिए क्या है? प्रयास और घटना। प्रयास का मतलब ये होता है एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है ना? इसका मतलब है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस प्रोसीजर को कहेंगे प्रयास। जैसे मैंने सिक्का उछाला, तो सिक्का अगर मैंने उछाला तो ये चीज जो है वो कहलाएगी आपकी ट्रायल। अब इस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट निकलता है, इवेंट क्या क्या हो सकती हैं, तो सिक्का उछालने पे आपका हेड या टेल आ सकता है। अगर आपने डाइस या फिर पासा उछाला है तो पासा उछालने से 1 2 3 4 5 6 ये सारी इवेंट्स आ सकती हैं। ठीक है ना? अगर आपने ताश का पत्ता निकाल लिया है तो ताश का कोई अगर पत्ता निकाल लिया है तो फिर क्या आ सकता है, उसमें आपका वो 52 तरह के पत्ते हैं, तो 52 टाइप की चीजें आ सकती हैं आपके पास। तो ये किसी चीज का, किसी पर्टिकुलर चीज का आना, ये आपका इवेंट है। नेक्स्ट आता है मेरे पास सैंपल स्पेस या फिर प्रतिदर्श समष्टि। समष्टि माने आपने अब अगर सोशल साइंस में पढ़ा हो छोटी क्लास में, मतलब पूरी जाति के बारे में कहा जाता है। पूरा मतलब समष्टि का मतलब पूरा सब कुछ इन्वॉल्व कर लो। और सैंपल स्पेस का मतलब भी यही है। इसे हम ज्यादातर एनएस से शो करते हैं। ठीक है ना? नंबर कितने हैं सैंपल स्पेस में, कितने पार्ट्स हैं या कितनी टोटल घटनाएं हो सकती हैं। तो इसमें ये होता है प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस में ये होता है कि अगर जैसे कोई ये आपका ट्रायल है तो उस ट्रायल के जितने आउटकम्स आ सकते हैं सारी की सारी काउंटिंग करके अगर हम रख दें, जैसे सिक्का उछालने में 2 होगा, एनएस की वैल्यू 2 हो जाएगी। एक पासा फेंका हमने तो एनएस की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। समझ रहे बात को आप? या फिर मैंने ताश का एक भी पत्ता खींच लिया तो यहाँ पे सैंपल स्पेस आपका एनएस इज इक्वल टू 52 हो जाएगा। यानी कि सारे के सारे टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स हैं या टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स हैं वो अगर हम काउंट कर लें तो वो हमारी जो है टोटल मिला के वो प्रतिदर्श समष्टि या फिर वो सैंपल स्पेस कहलाता है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ रही है घटना की सफलता सक्सेस ऑफ इवेंट और घटना की असफलता फेल्योर ऑफ इवेंट। इसमें आप ध्यान से पहचानिए। जैसे मान लिया सपोज करिए एक सिक्का है मेरे पास, ठीक है ना? इस सिक्के को आपने उछाला, तो उछालने से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई एक चीज आएगी। अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। हमें क्या लेना है? मान लिया सपोज करिए प्लेयर के सामने 2 प्लेयर खड़े हैं और उछाल दिया उन्होंने सिक्का, किसी एक प्लेयर है उसने कह दिया कि हेड, तो इसका मतलब यह है कि अगर हेड आ गया तो वो जीत गया। समझ रहे बात को आप? तो अगर उसने हेड कहा और हेड आ गया तो इसका मतलब जीत गया। तो इसने जो चाहा, यानी कि वो घटना जो चाही इसने, ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है। ठीक है ना? टोटल मिला दें तो सैंपल स्पेस मेरा 2 का है, लेकिन इवेंट कौन सी चाहिए थी उसे? तो इसे एच चाहिए थी, हेड चाहिए था इसे। तो अगर आपका हेड आ जाए तो हम कहेंगे घटना मेरी सफल हो गई है, यानी कि हेड ही आ गया है। तो ये हमारी फेवरेबल इवेंट बन जाएगी, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा कि अगर हेड बोलने पे हेड आ गया तो, और अगर मान लिया सपोज करिए हेड बोलने पे नहीं आया, टेल आ गया, तो हम कहेंगे उस घटना की असफलता हो गई है, फेल्योर ऑफ इवेंट हो गया है। ठीक है ना? जो ये चाहें, जो हम चाहें वही आए तो सक्सेस हो गई, और अगर जो हम चाहें वो ना आए तो वो फेल्योर हो जाएगा। अब देखिए पढ़ते हैं हम डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है ना? तो अगर हम मेरे पास कोई इवेंट ई है, इवेंट को ज्यादातर ई से शो करते हैं। ठीक है ना? ये हमारे पास एक घटना है। अब चाहे आप कह लो सिक्के में हेड आना है या सिक्के में टेल आना है, पासे पे 1 आना है, पासे पे 2 आना है, या कुछ भी आना है। ठीक है ना? इस इवेंट के अगर हम मान लिया एक्सपेरिमेंट करें
और एक्सपेरिमेंट होकर के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल नंबर जो इसके आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स अगर हम ले लें, या फिर हम उसको सैंपल स्पेस कह सकते हैं, मैंने भी बताया था आपको। तो वो सैंपल स्पेस सपोज NE है, अगर सिक्का ले लें तो सैंपल स्पेस में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम पासा ले लें तो सैंपल स्पेस में 6 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लिया सपोज करिए इसके अंदर अनुकूल परिणाम यानी कि ये घटना घट जाए मेरी, ये सपोज NE है, ठीक है ना। टोटल रिजल्ट्स की संख्या ये है, अनुकूल परिणामों की संख्या ये सपोज NE है। मतलब ये घटना घट जाए तो कितने तरह से घट सकती है। जैसे मान लिया सपोज करिए मैंने सिक्का उछाला, तो सिक्के के एग्जाम्पल में आपका इवेंट मान लिया सपोज मैंने ले ली हेड आए, ठीक है ना, इवेंट ये ले ली हेड। तो अब कितनी तरीकों से हेड आ सकता है, तो एक ही तरीके से तो होता है, 2 होते हैं इनमें, एक हेड आएगा या टेल आएगा। और सैंपल स्पेस अगर मैं कहूँ NE कितना है यहाँ पे, वो सॉरी NS, तो NS कितना होगा मेरा यहाँ पे, तो वो NS टोटल कितने हैं, टोटल 2 ही तो आउटकम्स आ सकते हैं। तो इसको कहा जाता है कभी कभी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ये आपके कहलाते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या, वो तो मैंने लिख ही दिया है, खैर वहां पे लिख दिया है। तो ये फेवरेबल आउटकम्स आपके अगर NE है, टोटल सैंपल स्पेस में NS है नंबर आपके, तो इस घटना के घटने की प्रायिकता, ठीक है ना, तो घटना ये वाली के घटने की प्रायिकता, तो ये अगर आपको निकालनी है कि ये इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये घटना घट जाएगी, तो ये PE से शो करा जाता है। कैपिटल P से लिखें या स्मॉल p से लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे स्मॉल p से लिखिए। तो स्मॉल PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो घटना कितने तरीके से घट सकती है, और बाकी टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी NE वो कितनी तरह से आ सकती है, और टोटल कितने हैं NS, उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये उस घटना के घटने की प्रायिकता आती है। तो क्वेश्चन में से ही आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फिर टोटल आउटकम्स कितने हैं, दोनों जब आपको मिल जाएं तब आप प्रायिकता निकालने की सोच सकते हैं। कुछ बुक्स में स्मॉल p से लिखते हैं, कुछ बुक में कैपिटल P से लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप चाहे जैसे लिखो। अब जरा इसको थोड़ा सा और डीप में थोड़ा देखते हैं। मान लेते हैं कि इवेंट है, माना एक इवेंट m प्रकार से घट सकती है, m प्रकार से घट सकती है तथा n प्रकार से नहीं घट सकती है। मैं एग्जांपल देता हूं इसका, जरा समझिए। जैसे आपने एक पासा लिया, ठीक है ना, पासे में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। मैंने कहा 2 आना चाहिए, ठीक है ना, ये मैंने आपको रिजल्ट दिया, ये इवेंट दी कि 2 आए। तो देखिए 2 कितनी तरीकों से आ सकता है, 2 एक ही तरीके से तो आ सकता है, यही आए बस। और अगर मेरा 1 3 4 5 6 कुछ भी आ गया तो ये नहीं घटेगा, तो मेरी घटना नहीं घटेगी, 2 नहीं आ पाएगा। तो यानी कि इसके घटने के प्रकार कितने हो गए, 2 घटने के प्रकार जो है वो तो आपके जो है वो m यहाँ पे 1 हो गया। लेकिन अगर मेरा 1 3 4 कितना लाना था, 2 लाना था, तो 1 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए तो मैं ये कहूंगा कि घटना नहीं घटी। तो नहीं घटने के प्रकार कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 प्रकार हो जाएंगे, 5 प्रकार से घटना नहीं घटेगी। तो ये आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हम m और n को टोटल कर दें तो मेरा सैंपल स्पेस ही बन जाता है। आप समझ लीजिए इस बात को, मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि अगर m प्रकार से घट सकती है और n प्रकार से नहीं घट सकती है, तो इसका मतलब टोटल दोनों को करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस ही तैयार हो जाएगा। इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए, 2 लाना है तो फेवरेबल इवेंट 1 हो गई, और बाकी 5 कुछ भी पांचों में से कोई भी संख्या आ जाए तो नहीं फेवर होगा, यानी कि मेरा जो है वो नहीं आने के प्रकार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा NS जो हो जाएगा वो आपका m प्लस n हो जाएगा, ये कहने का मतलब है मेरा। तो अब आप घटना के घटने का अगर प्रायिकता चाहते हैं, अतः घटना के घटने की प्रायिकता,
तो इस केस में देखिए घटना घटने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी ये इस केस में आपको कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट के होने की तो m प्रकार से हो सकती है, तो फेवरेबल हो गए m, और टोटल कितने हो गए आप सैंपल स्पेस m प्लस n, वही फॉर्मूला लगा दिया ne ओवर ns, चाहे आप लिख लें उसको ne ओवर ns, तो ये आपका m प्लस pe इज इक्वल टू m बाई m प्लस n, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। और अगर हम न घटने की प्रायिकता निकाल लें, घटना के न घटने की प्रायिकता, तो यानी कि पीई बार से उसे शो करते हैं। नाम देखिए इसका चल रहा है, इस नाम एम मतलब ये वाले आने का चल रहा है, इस इवेंट के आने का, और आप इसके न घटने की बोलना चाहते हो, तो उस केस में जो है आप बार लगा दोगे, क्योंकि हम नाम इसका कह रहे हैं ना, टू आना चाहिए, तो टू आना एक इवेंट है, तो अगर टू नहीं आया तो वो टू नहीं आने की इवेंट हो गई, वो इवेंट नहीं आई। अब मैं आपसे कहूं टू ना आए, तो टू ना आए तो इवेंट तब पीई आ जाएगा, तब आपकी इवेंट बदल गई ना, क्योंकि इवेंट में ये कह दिया कि टू ना आए, अभी तो टू आए उसके नाम पे नाम दे रहे हो। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मेरी इवेंट ये है कि टू आए, ठीक, तो ई बार का मतलब हो गया, ई बार का मतलब हो गया टू ना आए। अब अगर मैं ये बोलता इवेंट की इवेंट ऐसी है टू ना आए, तो फिर मैं पीई बोलता इसको। बात इवेंट की होती है कि आप नाम उसी का लगा के बोल रहे हो कि टू आए, उसी के सेंस में बोले टू ना आए, तो वो फिर ई बार उसी का नाम लगा दिया है यहाँ पे ई बार। और अगर आप एक ही फ्रेश घटना ये होती, जैसे क्वेश्चन में हम यही देते टू ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फिर पीई मेरा टू वो हो जाता। तो इसी सेंस में मैं बात कर रहा हूं, तो इसलिए पीई बार लिखा मैंने। और तब देखिए नहीं घटने का कितने प्रकार है, एन, तो वो एन अपॉन एम प्लस एन, उसी हिसाब से आ जाएगा कि उसके जो फेवरेबल इवेंट है, आप चाहो तो फॉर्मूला लगा ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, पीई बार इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू एन, उसके ई बार के फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, वो एन हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस आपका कितना है, उसी का यूज करके आपका देखिए पीई बार इज इक्वल टू ये निकल आएगा। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में इस तरह से दिया है कि दिया है कि एम प्रकार से घट सकती है और एन प्रकार से नहीं घट सकती है, तो हम इन फॉर्मूलों का भी यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब जब हम इसी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हेडिंग डाल दीजिए, अनुकूल संयोगानुपात तथा प्रतिकूल संयोगानुपात। देखिए अगर आपकी एक घटना m प्रकार से घट सकती है और n प्रकार से नहीं घट सकती है, तो मैं ये रेशियो अगर m रेशियो n ले लूं, m रेशियो n ले लूं, या फिर m बाई n ले लूं, तो ये चीज मेरी कहलाती है अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात। और अगर मैं मान लीजिए सपोज करिए केस फर्स्ट, अगर मैंने केस सेकंड n रेशियो m ले लिया या फिर n बाई m ले लिया, तो ये आपका कहलाता है प्रतिकूल संयोगानुपात। तो कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज नहीं देते, सही से कुछ नहीं बोलते हैं, वो कह देते हैं किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात इतना है या प्रतिकूल संयोगानुपात इतना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, ऐसे केस में चुपचाप देखिए, आपने अभी फॉर्मूला निकाला था ना कि इस सिचुएशन में घटना के घटने की और ना घटने की प्रायिकता, तो अगर घटने के लिए अनुकूल संयोगानुपात दिए हैं, तो इससे आपकी पीई निकल आएगी, घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी। और सीधे देखिए जो रेशियो दिया है, तो पहला वाला ऊपर कर लो और दोनों का सम नीचे कर लो, ये इसका शॉर्टकट हो गया। और अगर न घटने की प्रायिकता निकालनी है, इससे निकाल लोगे तो प्रतिकूल वाले से, तो पी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा आपका क्या, पहला वाला इसमें भी नहीं ले लो और अपॉन दोनों का सम कर लो m प्लस एन, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के न होने की हो जाएगी। तो अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात ये m बाई n या n बाई m इससे डिफाइन होते हैं। कभी कभी इसको x y से भी कर लेते हैं बुक्स में, वो अलग अलग चीज है, लेकिन आप देखिए वह उस तरीके से पढ़िए जिससे कि आपको सारी चीजें एक जैसी नजर आए। तो m रेशियो n या n रेशियो m अगर दे दिए जाएं, तो उससे भी आप जो है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए हमने ये चीज पहले भी पढ़ ली, पहले प्रायिकता पढ़ ली ऐसे केस में कितनी आएगी, और अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात दिए हैं तो भी वही फॉर्मूला निकाला जा सकता है। एडजस्टमेंट करना आना चाहिए आपको। इसको जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए सेकंड मान लीजिए। अब देखिए घटना के घटने की प्रायिकता यानी कि पीई है,
ठीक है ना, P ऑफ E, ये घटना के घटने की प्रायिकता हो गई, और ये घटना के न घटने की प्रायिकता हो गई P बार। इसको कभी कभी स्मॉल p से और इसको कभी कभी स्मॉल q से शो कर लिया जाता है। नोटेशंस कभी कभी चेंज हो जाते हैं हमारे, PE को P से और PE बार को Q से भी शो कर लेते हैं हम। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसी घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता, m और n तो संख्याएं थी, है ना, कितने तरीकों से घट सकता है, ये प्रायिकता है, प्रायिकता, और Q से डिनोट करते हैं घटना के न घटने की प्रायिकता। तो इससे भी अगर डिनोट कर लें तो हमारे ये फॉर्मूले ऐसे बन जाएंगे, हेंस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, तो कितनी बन जाएंगी, तो P, इसको आप स्मॉल p लिख सकते हो, P बाई एम अपॉन एम प्लस एन, और इसको आप Q लिख सकते हो, तो Q बाई एन, Q इक्वल टू एन बाई एम प्लस एन। ये देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए एक नई चीज पता लगी, वी सी दैट, क्या देख रहे हैं हम, अगर आप P बाई क्यू कर लो तो P बाई क्यू डिवाइड कर दो इन दोनों को, तो देखिए आप यहाँ पे m प्लस एन कट जाएगा, m बाई एन आ जाएगा, P बाई क्यू जो है वो आपका m बाई एन आ जाएगा। और अगर हम यानी कि Q बाई P निकाल लें, Q बाई P निकाल लें, तो देखिए कितना आ जाएगा, n बाई m आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये आपका क्या हो गया, अनुकूल संयोगानुपात, ठीक है ना, अनुकूल संयोगानुपात हो गया, और ये आपका क्या हो गया, घटना के घटने और न घटने की प्रायिकता। देखिए m जो है घटना के घटने के ही तो संख्या थी, तो घटना के घटने और न घटने की प्रायिकताओं का अनुपात उनके अनुकूल संयोगानुपात के रेशियो के बराबर होता है। और ऐसे यहाँ पे आप कह सकते हो कि घटना के न घटने और घटने की प्रायिकता का अनुपात उनके प्रतिकूल संयोगानुपात के बराबर होता है। ये चीजें देखिए ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं इनकी, आप बस समझ लीजिए, अपने लैंग्वेज में को समझा के लिख लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझा के आप अपने आप लिख लीजिएगा कि कभी अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा मान के चला जाता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, इसलिए उतना डिटेल में से खोलते नहीं है। तो इसलिए क्या हो, देखिएगा बुक में एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दिए हुए हैं, क्योंकि इतने ज्यादा वैरायटी है उनकी, तो इसलिए हम भी जो है थोड़ा सा हाथ खींच करके ही इसको चल रहे हैं, अदरवाइज ये बहुत वास्ट कंसेप्ट हो जाएगा फिर आपके लिए। देखिए अगर मैं थर्ड और फोर को ऐड कर दूं, नोट एडिंग थर्ड एंड फोर, तो इसका मतलब ये हो गया P प्लस क्यू इज इक्वल टू m बाई एम प्लस एन प्लस n बाई एम प्लस एन। m प्लस एन कॉम एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर भी m प्लस एन आ जाएगा, यानी कि कट कुट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पता लगता है हमें कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता, ठीक है ना, घटने की प्रायिकता और किसी घटना के न घटने की प्रायिकता, इनका योग 1 होता है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं 1 होने का मतलब क्या है, किसी की प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 0 होने का मतलब क्या है, समझ लीजिए आप, 0 होने का मतलब है मैंने कहा हेड और हेड नहीं आया तो मैं हार गया, तो ये चीज हो गई 0, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल खत्म, मतलब नहीं आई वो चीज। जैसे मान लिया सपोज करिए किसी सिक्के के दोनों तरफ हेड कर दें हम, ठीक है ना, जैसे वो नहीं सिक्का था जो, वो कौन सी फिल्म थी, शोले फिल्म में जो सिक्का था जिसमें दोनों तरफ क्या था, दोनों तरफ हेड या टेल अमिताभ बच्चन ने बना रखा था। तो अगर मैंने ऐसे कर दिया, हेड हेड दोनों तरफ बना दिए, अब मैं इस सिक्के को चाहे जितनी बार उछाल लूं टेल तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एच, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो पूरी की पूरी हर बार आएगा, ठीक है ना, लेकिन जो है आपका टेल जो है वो कभी भी नहीं आएगा, टेल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो अगर कोई घटना कभी घटित हो ही नहीं सकती है तो कम से कम मतलब तो उसकी यानी कि कम से कम प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और अगर वो पूरी तरह से घटित हो जाती है, हमेशा वही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और अगर दोनों चीजें आ सकती हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में हाफ हो जाएगी। और अगर जैसे 2 चीजें हैं ऑप्शन तो हाफ हो गई, अब 6 5 से फेंकने पे 6 ऑप्शन है तो उस हिसाब से वो कम ज्यादा होती रहेगी। ताश के पत्ते खींच लिए तो और ज्यादा ऑप्शन वो बढ़ जाएंगे उसमें,
तो उस हिसाब से 0 से 1 के बीच में वो वेरी करती रहेगी। मिनिमम लिमिट जो है वो, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p बिटवीन 0 to 1 ऐसे करके आएगी। अब अगर आप इस तरह का गड़बड़ हिसाब कर दो तो फिर वो 0 भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस केस में इक्वल टू 0 भी लगा सकते हो और इज इक्वल टू 1 भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो p जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। और अगर आपकी कोई ऐसी इवेंट है, श्योर इवेंट, ठीक है ना, या इम्पॉसिबल इवेंट आ जाती है, तो श्योर इवेंट, या जैसे मैं कह दूं आपका कि पांसे में जो है वो 7 आना है भाई, तो पांसे में जब 6 ही होते हैं, 7 होता ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ से आ जाएगा। तो ये आपकी इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। तो पांसे को फेंकने पे, पांसे को फेंका मैंने और पांसे में 7 आ जाए, ये आपकी इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। इसके बारे में हम नेक्स्ट टर्न पे भी डिस्कस करेंगे। कुछ डेफिनेशंस और बची हैं अभी, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये सब जो है वो फिर हम इसको नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो ठीक है, फिर आज जो है वो मैंने थोड़ा सा प्रायिकता का इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको, कुछ डेफिनेशंस बताई हैं मैंने, आप लोग इनको ढंग से तैयार कर लें और दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। जितना ध्यान आप लोग यहाँ दे देंगे क्वेश्चन में, उतना ही कम ध्यान देना पड़ेगा, उतने ही ईजी लगेंगे क्वेश्चन, उतनी ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।